अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है ऑप्टिक नर्व में से। एक हमने किया है पेपिलोडीमा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेकंड जो है वो यही आता है। अब हमारे जो सिनेरियोज आते होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो डायग्नोसिस है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस लिखना पड़ता है। लेकिन कुछ इस तरह भी होता है कि हमें जो है इसको दो तरह भी डिवाइड करना पड़ता है, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि इसकी एक टाइप होती है पेपिलाइटिस, ठीक है, जो कि एक्यूट में आती है, और सेकंड इसकी होती है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। अब जो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा अगर हम बात करें तो पेपिलाइटिस इतना नहीं आता होता, ज़्यादा जो है वो ये आता होता है। इनके अलग अलग फ़ीचर आ गए तो हमने इनको अलग कर लेंगे डायग्नोसिस के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसका फ़ीचर भी एक आया होता है, साथ में इसके भी बहुत से फ़ीचर्स होते हैं। इस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें फिर ऑप्टिक न्यूराइटिस ही लिखना पड़ता है, फिर हम जो है वो उनको अलग नहीं करते। हम इनके जो है कॉमन फ़ीचर्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो इनको सेग्रीगेट करते हैं, इनको अलग करते हैं, वो फ़ीचर्स कौन कौन से वो हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात कि हम जब ऑप्टिक न्यूराइटिस पढ़ेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, ये मिक्स होगा हमारे पेपिलोडीमा से। पहले हम ये डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है वो पेपिलोडीमा से है, जो किस तरह डिफरेंशिएट करता है। जब आप खोलेंगे जतोई का पेज नंबर है 225, उसमें आपका एक डिफरेंस का टेबल लिखा हुआ है जिसमें पेपिलोडीमा के अंदर और पेपिलाइटिस का लिखा हुआ है। पेपिलाइटिस का मतलब यही है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस। दोनों में क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और किस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअल होती है, जबकि इसकी जो होती है वो सडन ऑनसेट होती है। इसका मतलब ये है कि पेपिलाइटिस वाला पेशेंट या ऑप्टिक न्यूराइटिस वाला जो पेशेंट है वो सडनली आता है, उसे वो कहता है कि सडन विजन लॉस हो गई है। जबकि इसमें जो होती है वो ग्रेजुअली होती है, पहले ऑब्स्करिंग होती है विजन की, उसके बाद जो है ब्लाइंड स्पॉट इनलार्जमेंट हो जाती है, और बहुत लेट जाके उसकी जो विजन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो हमने बताया था कि जो पेपिलोडीमा होता है उसमें हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग होता है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्या है, यहाँ पे ऐड करना है कि इसके अंदर, क्योंकि मेनली जो होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस से होता है ये वाला ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसमें क्या होती है कि नमनेस होती है, पेशेंट को, ठीक है, पैरेस्थीसिया हो सकता है पेशेंट को। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके एक यूक्यू में जो है वो मेंशन किया हुआ है कि एक पेशेंट आई है, उसको नमनेस है, पैरेस्थीसिया है, फिर उसके ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम आई है, आई प्रॉब्लम आई, तो क्या डायग्नोस्टिक पॉइंट होगा इसका, ऑप्टिक न्यूराइटिस होगा। फिर हम बात करते हैं विजन लॉस की, तो मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसमें क्या होती है, सिर्फ ट्रांजिएंट अटैक होती है, ब्लडिंग ऑफ विजन की, और बाद में जब ऑप्टिक एट्रोफी होती है तो फिर वो लॉस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तब ही उसकी जो विजन है वो बहुत ज़्यादा लॉस हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं पेन एंड टेंडरनेस की। अगर आई बॉल मूव करवाते हैं तो इसमें कोई पेन नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर, क्या होता है कि जब पेशेंट जो है आई मूव करता है तो उसको पेन होती है। और मेनली जो ये सिम्टम्स है, ये मेनली जो है वो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का, कि अगर आपको वो मेंशन कर दे कि आई की मूवमेंट किसके साथ उसको पेन होती है या उसको टेंडरनेस है, तो हम कहते हैं कि ये इसका रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है। इसका जो है डायग्नोसिस ये बनता होता है। ये चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने साथ साथ याद रखनी है इन चारों को। वो क्या है कि इसके अंदर जो वियल इक्विटी होती है, हमने कहा था कि नॉर्मल होती है, जबकि इसके अंदर वियल इक्विटी कम होगी, क्योंकि पेशेंट प्रेजेंट ही इस बात से किया है कि उसकी जो वीएन है वो सडनली लॉस हो गई है। जबकि इसमें क्या होती है, ट्रांजिट ऑब्स्करिंग होती है, जबकि वियल इक्विटी बिल्कुल ठीक होती है। अगर हम कलर वीएन की बात करें तो वो बिल्कुल ठीक होगी, इसमें डिफेक्टिव होगी। ये बात होगी कि पीपल का रिएक्शन चेक करेंगे तो पीपल रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगा, इसमें वो जिक्र ही नहीं करेगा आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट के बारे में। लेकिन इसमें वो बताएगा कि रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट जो है वो इसके अंदर है। ये क्या चीज़ है ये हम पढ़ते हैं फर्दर आगे। इसके अलावा विट्रस जो है इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन इसमें जो है विट्रस के अंदर सेल्स मौजूद हो सकते हैं। ये चारों बातें याद रखनी है। सबसे पहली जो है वियल इक्विटी जो है इसमें कम होगी, कलर विजन ख़राब होगी, और रिलेटिव आफ्रेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा इसके अंदर, और विट्रस के अंदर सेल्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑप्टिक डिस्क की। ऑप्टिक डिस्क में मैंने बताया था कि पेपिलोडीमा के अंदर जो है डिस्क एडीमा होगा, और इसके अलावा जो है कप जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ डिस्क एडीमा विद ब्लड सेंट्रल कप, ये सिर्फ और सिर्फ फीचर है पेपिलाइटिस का। ये सिर्फ और सिर्फ फीचर है पेपिलाइटिस का। रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के अंदर जो है कुछ भी ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डिस्क एडिमा नहीं होता, जो फंडोस्कोपी पे कुछ भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को नहीं मिलता। फिर हम बात करते हैं इसकी वियल फील्ड्स की। तो वियल फील्ड ने बताया था कि इसमें इलार्ज्ड ब्लाइंड स्पॉट होता है, और आपका वियल फील्ड डिफेक्ट जो है पेपिलोडीमा के अंदर वो यही है, और यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर हम बात करें ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर तो इसमें सेंट्रल और सेंट्रोसीकल स्कोटोमा हो सकता है, लेकिन पेपिलाइटिस और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस का थोड़ा सा डिफरेंट है वियल फील्ड, वो हम पढ़ेंगे
आगे फर्दर जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम CT स्कैन MRI की बात करें तो इसमें ज़ाहिर सी बात हमने कहा था कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, जब हम इसके अंदर MRI करते हैं, मेनली हम इसके लिए जो है ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए MRI करते होते हैं, तो हमें वहाँ पे जो नर्व है, नर्व के इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है, उसका डिसऑर्डर मिलता है, जिसे हम कहते हैं डीमाइलिनेटिक डिसऑर्डर होता है। और मेनली कौन सा होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉज भी है किसकी, ऑप्टिक न्यूराइटिस की। अगर हम CSF प्रेशर चेक करें तो इसमें क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा होगा तो रेज होगा, इसमें नॉर्मल होगा। वियल इवॉक पोटेंशियल इसमें नॉर्मल होगा, इसमें एबनॉर्मल होगा। क्यों? क्योंकि वेन जो है वो ख़राब हो गई, जब उसे इवॉक करवाएंगे उसका पोटेंशियल जो है वो जनरेट ही नहीं होगा, जो जनरेट ही नहीं होगा तो वो एबनॉर्मल होता है। सो ये आपके जो है टेबल है, तो इसे आपने इसको एक दफ़ा लाजमी रीड कर लेना है ताकि आपको ये याद रहे कि पेपिलोएडेमा और ऑप्टिक न्यूराइटिस को किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब ये है कि ऑप्टिक नर्व की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाना। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी इटियोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। इसके अंदर सबसे पहली जो इटियोलॉजी इसकी है वो है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर कौन से होते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो कि एक नर्व के ऊपर हमारी माइलिन शीथ होती है। अगर हम यहाँ पे नर्व ड्रॉ करें, ठीक है, ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए नर्व है, नर्व के इर्द की जो होती है एक माइलिन शीथ होती है, जिसे कवर करती है, जिसे प्रोटेक्ट करती है, जिससे क्या होता है सिग्नल जो है बड़ी ईजीली और फास्टली जो है वो ट्रांसमिट होता है। जब वो माइलिन शीथ ही ख़राब हो जाए, जब उस पर कोई अटैक कर ले, कौन अटैक करे, T सेल्स अटैक कर दे। कौन सी T सेल्स, हमारे अपने ही T सेल्स अटैक कर दे, ऑटो इम्यून रिएक्शन वहाँ पे हो जाए, तो क्या होगा, माइलिन शीथ ख़राब होगी। जब माइलिन शीथ डिस्टॉर्टेड हो गई है तो शीथ पे कोई कवरिंग नहीं है, शीथ पे कोई कवरिंग नहीं है, तो जो हमारे ट्रांसमिट हो रहे थे पहले 10 इम्पल्स हो रहे थे, अब वो जो है वो 3 हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वहाँ पर इम्पेयर्ड हो गया है, इम्पेयर्ड ट्रांसमिशन हो गई है। सो ये आइसोलेटेड भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करे, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि बॉडी में बाकी पार्ट्स पे भी इन्वॉल्व करता है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें मेनली क्या होता है कि नमनेस होती है, प्रेस्थीजिया होता है पेशेंट को, और ये हमारा एक जगह जो है वो UQ आया हुआ है, उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है। उसके बाद एक और डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका या डेविक्स डिजीज़। इसके अंदर भी क्या होता है कि डीमाइलिनेटिक डिसऑर्डर ही होता है ये। अगर नेक्स्ट हम बात करें इसकी इटियोलॉजी की, तो इसमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। पता है कि वेरिसिला जोस्टर जो एक वायरस होता है, उसका काम ही ये है कि उसने नर्व फाइबर्स से जो है वो उसको इफेक्ट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाता है, वहाँ पे जो है वो डिजेनरेशन करवाएगा। इसके लिए सिफिलिस, लाइम, कैट स्क्रैच डिजीज़ जो है ये भी बैक्टीरियल जो हैं ये भी इसको करवाती होती हैं। नेक्स्ट है पैरा इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो वो कौन से होंगे, वायरल डिजीज़ हैं। जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर मीजल्स हो जाए, मम्स हो जाए, चिकन पॉक्स हो जाए, तो इनकी चांसेस होती हैं कि ये नर्व्स को भी इन्वॉल्व कर दें, उसको भी डिजेनरेट कर दें। अगर हमने कोई इम्यूनिटी करवाई है किसी के खिलाफ, मीजल्स के लिए, मम्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, तो अगर वो जो वैक्सीन है उसका जो एजेंट है वो एक्टिव अगर हो जाए, उसके बाद भी जो है ये हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंटेजियस इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। अगर साथ साथ मेनिंजीज का इन्फेक्शन है तो वो नर्व को कर सकता है, ऑर्बिट का है, साइनसेस का है, ये सारे जो हैं अगर सीवियर इन्फेक्शन का है तो वो नर्व को भी डैमेज कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंट्राओक्यूलर की, तो इंट्राओक्यूलर में एंडोथेल्माइटिस हो सकता है और यूवियाटिस हो सकता है, तो ये भी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिस्टेमिक डिजीज़ की, तो सिस्टेमिक डिजीज़ कौन सी होंगी, ऑटो इम्यून। तो ऑटो इम्यून बॉडी के अंदर अगर है तो जाहिर सी बात है वो हमारी आइज़ को भी इफेक्ट कर सकती है, आइज़ के ऑप्टिक नर्व को भी इफेक्ट कर सकती है। तो कौन सी होती है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस हो गया, या सिस्टेमिक जो है पॉलीआर्थराइटिस जो है ये हो सकता है। सो आपकी जोगी के अंदर जो है वो ज़रा चेंज है इटियोलॉजी, आप वहाँ पर जो है इसको ऐड कर सकते हैं। और एक और बात कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस की कॉमन कॉजेज़ हैं, पेपिलाइटिस के लिए भी और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस के लिए भी। सो अगर वो आपसे पूछ लें कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होती है, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, जो कि एक डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर होती है।